हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, जैसा कि पता है प्रत्येक दिन ये क्लास 12 बजे आयोजित होती है और इसमें हमारे पढ़ाने का क्रम वही रहता है। पहले आपको टॉपिक वाइज यानी हर टॉपिक पहले आपको पढ़ाया जाएगा और फिर टॉपिक वाइज उसके क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे। तो अगर आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है तो फटाफट कमेंट करिए जिससे कि अपने आगे की क्लास शुरू करें। कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं। मुकेश कुमार, सत्येंद्र जी, सुरेश, ज्योति ठाकुर, वंदना शर्मा, राधा सोनी, अंशिका, बबीता, निकिता, आकांक्षा, गुड़िया, सुरभि, मोनिका, दीपिका। दीपिका जी बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, परेशान मत होइए। देखिए आप लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, जैसे क्या कहें, कभी कभी तो बहुत हंसी भी आने लगती है। जैसे आप कहते हो कि मैम टॉपिक वाइज, आप बताइए कि अभी हमने एक बार भी आपसे कहा है कि हम टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाएंगे, है ना। हमने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया कि यहाँ पर हम आपको सारा का सारा टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और पढ़ा के उसको टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। ठीक है, तो आपको ऑडियो और वीडियो सभी को क्लियर आ रहा होगा तो फटाफट कमेंट करते जाइए। क्या हमने आपसे बच्चे यहाँ पर कहा कि हम आपको टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाएंगे? गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। फटाफट जल्दी से भाई कमेंट करते जाइए, कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए। क्योंकि फिर हमें क्लास भी शुरू करनी है। तो अगर आप जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, आपको जो पूछना है, जो बताना है, फटाफट कह दीजिए जिससे हम आगे की क्लास अपनी कंटिन्यू कर सकें। ऑल क्लियर, सब कुछ क्लियर है। नमस्कार अक्षत आकाश द्विवेदी जी। ठीक है, फिर आप ये क्यों कहते हो कि टॉपिक वाइज मैम स्टार्ट करिए? कोई बात नहीं दीपिका जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो देखिए आप छोटी सी बात ये यहाँ पर आप मेरी बात सुन लीजिए। हम आपको जो भी हमसे बन पड़ता है, ठीक है, जो भी हमारे कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा हम हमेशा बच्चा प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। थोड़ी कुछ हमारी मजबूरियां रहती हैं, जैसे अभी बीच में होली में भाई जब फेस्टिवल है तो इस वजह से हमें क्लास ऑफ करनी पड़ी थी, तो वो तो हो जाता है, लेकिन सारा का सारा पूरा हम आपका हिंदी पूरा कवर कराएंगे। टॉपिक वाइज हमने वर्णमाला आपकी समाप्त कर दी है, टॉपिक वाइज हमने आपको पढ़ाया भी है और इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए हैं। दूसरा हमारा टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आप पहले भी बताया था कि लगभग ये जो टॉपिक है हमारा 15 दिन हिंदी साहित्य का इतिहास चलेगा और लगभग इसकी हम आपको 10 टेस्ट सीरीज भी कराएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन नहीं कराएंगे, लगभग हम कोशिश करेंगे कि लगभग 10 टेस्ट सीरीज आपको बना के करवा दें, जिससे कि आने वाले समय में आपको एक एक प्रश्न आपको फंसा हुआ मिले। ठीक है, तो भाई शुरू करें। बच्चे टॉपिक वाइज ही पढ़ाते हैं, धन्यवाद। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है, हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं? हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं? तो अगर बात की जाए हिंदी की पाणिनि की, किसकी हिंदी का पाणिनि? तो हिंदी का पाणिनि पहला ऑप्शन है आपका कामता प्रसाद, किशोरी दास, अंबिका दत्त व्यास और राहुल शंकरत्यायन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का पाणिनि, हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे किशोरी दास को क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। और अगर यहाँ पर एक प्रश्न बदल दिया जाए, यानी अगर कहा दिया जाए व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है, व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर राइट विकल्प आपका चला जाएगा पंडित कामता प्रसाद। तो दोनों विकल्प आप याद रखिए। अगर पूछा जाए हिंदी का पाणिनि, अगर पूछा जाए हिंदी का पाणिनि, तो हिंदी का पाणिनि आप किसे कहेंगे? हिंदी का पाणिनि आप कहेंगे किशोरी दास को। किसको? किशोरी दास को। और अगर साथियों पूछ दिया जाए व्याकरण का पाणिनि, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे पंडित कामता प्रसाद को। किसको कहोगे? पंडित कामता
प्रसाद को, ठीक है। और अगर पूछा जाए व्याकरण का जनक, व्याकरण का जनक, ठीक है, तो व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पाणिनि को। किसको, पाणिनि को, ठीक है। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका साथियों चला जाएगा बी। क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। तो पंडित कामता प्रसाद को व्याकरण का पाणिनि कहने वाले, पंडित कामता प्रसाद को व्याकरण का पाणिनि कहने वाले साथियों घनश्याम भारती थे। कौन थे, घनश्याम भारती। इन्होंने ही क्या कहा था, इन्होंने ही इनको कहा था व्याकरण का पाणिनि। क्या कहा था, व्याकरण का पाणिनि। तो आपका इसका प्रश्न का राइट विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम आपसे कहें मानक वर्णमाला, तो आप क्या कहोगे, ऐसी वर्णमाला जिसको मान्यता प्राप्त हुई है। तो हमारी वर्णमाला में कितने वर्णों को मान्यता प्राप्त हुई है, तो आप कहोगे कि मैम जी 52 वर्णों को मान्यता प्राप्त हुई है। यानी जो 52 वर्ण हैं वही हमारे मानक वर्ण हैं, वही हमारे मानक वर्ण है। 52 वर्णों को ही मानक वर्ण कहा गया है। कहा गया है कि नहीं कहा गया, हाँ भाई कहा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है मानक हिंदी, यानी ऐसी हिंदी जिसको मान्यता मिली है, ऐसी हिंदी जिसको मानक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जिसको मान्यता प्राप्त है, ऐसी हिंदी को साथियों मानक हिंदी कहा जाता है। ऐसी हिंदी को ही हम मानक हिंदी कहेंगे। अच्छा भाई, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार रूप, बी ऑप्शन है केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, तीसरा है साधारण बोलचाल की हिंदी, डी है साथियों मध्यकालीन साहित्य पुस्तकों की हिंदी। तो यहाँ पर राइट विकल्प हमारा चला जाएगा पहला विकल्प। क्या हो जाएगा, पहला विकल्प हो जाएगा। क्या होगा, आदर्श के रूप में जो हिंदी को स्वीकार किया गया है, मानक लिखा है ना, तो आदर्श के रूप में जिस हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई है उसी का हम प्रयोग लेखन में करेंगे, उसी का प्रयोग हम लेखन में करेंगे, तो वही स्वीकार होगी। अगर हम कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं जो हमारी मानक वर्णमाला में नहीं है, जो हमारा मानक वर्ण नहीं है, तो उसको हम लिख पढ़ तो सकते हैं, लेकिन हमारी मानक वर्णमाला में उसको स्थान नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर साथियों राइट विकल्प आपका पहला ऑप्शन चला जाएगा, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसे फटाफट आंसर करिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है गोवा की स्वीकृत राजभाषा, जल्दी से बताइए गोवा की स्वीकृत राजभाषा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए गोवा जो था हमारा, गोवा पर एट लास्ट बहुत समय तक हमारे पुर्तगालियों का कब्जा रहा है। गोवा पर कब्जा पहले हो गया था और सबसे लास्ट तक गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार रहा है। तो जैसे ही आप देखते हो पुर्तगाली, आप टिक करते हो पुर्तगाली को, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, गोवा की स्वीकृत राजभाषा पहले मराठी थी। पहले क्या थी, मराठी थी। पहले क्या थी, मराठी थी। लेकिन समय 1987 का, समय क्या था, 1987 का था। और 1987 में ही क्या कह दिया गया, 1987 में ही गोवा की जो राजभाषा थी, गोवा की जो राजभाषा थी, राजभाषा के रूप में एक नई भाषा को स्वीकार किया गया और वह थी साथियों कोंकणी। क्या थी, कोंकणी। याद रखिएगा 1987 में गोवा की राजभाषा के रूप में कोंकणी को स्थान मिला, यानी कोंकणी को स्वीकार किया गया। इसीलिए गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या हो जाएगी, आपकी कोंकणी हो जाएगी। पहला विकल्प राइट रहेगा, कोंकणी होगी। क्या होगी, कोंकणी होगी। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अधिकतर भाषाओं की बात की जा रही है, तो पहला है हमारा शारदा लिपि। अगर हम बात करें शारदा लिपि से, तो शारदा लिपि से क्या निकली थी, कश्मीरी, कश्मीरी निकली थी, कश्मीरी गुरुमुखी। हाँ, ये किससे निकली थी, शारदा से निकली थी। कश्मीरी थी, गुरुमुखी थी, लहंदा थी, टाकरी थी, वो किससे निकली थी, शारदा लिपि से निकली थी। ठीक है, फिर इसके बाद साथियों खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि की अगर हम बात करें तो खरोष्ठी लिपि हमारी फारसी की लिपि है। खरोष्ठी लिपि हमारी फारसी की लिपि है, तो ये भी नहीं होगा।
फिर है इसके बाद कुटिल। क्या है? कुटिल है। तो कुटिल किसको कहा गया? ब्राह्मी के दो भाग हुए थे, ब्राह्मी के दो भाग हुए थे, उन्हीं को बाद में एक नाम कुटिल के नाम से जाना गया। ठीक है, और यहाँ है ब्राह्मी लिपि। तो जितनी भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं सभी का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि के ही दो पार्ट हुए थे गुप्त काल में, एक का नाम था उत्तरी और दूसरे का नाम था दक्षिणी, है ना। एक का नाम था उत्तरी, दूसरी का नाम था दक्षिणी। उत्तरी ही गुप्त लिपि में हुई, फिर गुप्त के बाद ये कुटिल सिद्ध मातृका इस नाम से बाद में जानी गई। ठीक है, तो याद रखिएगा अधिकतर का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। और हाँ, हमारी लिपि अगर पूछी जाए कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो याद रखिएगा साथियों, हिंदी की लिपि हमारी कौन सी हो जाएगी? हिंदी भाषा की लिपि हो जाएगी देवनागरी। क्या होगी? देवनागरी, है ना। देवनागरी किसका है? नागरी का हिस्सा है। शारदा और नागरी दो पार्ट हुए थे, तो नागरी के बाद में दो पार्ट हुए थे, तो इसीलिए नागरी के दो पार्ट हुए थे, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी। तो जो पूर्वी था उसके भी 3 पार्ट हुए थे, और ये जो हमारा देवनागरी है ये पश्चिमी शाखा का पार्ट हुआ था। पूरा का पूरा हमने आपको डिस्क्राइब किया था जब हमने आपको लिपि पढ़ाई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका ब्राह्मी जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही, देवनागरी। चलिए भाई जल्दी से आंसर करिए। लिखा है यहाँ पर वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, यानी जो अभी आप हिंदी का रूप देख रहे हो, अभी जो हिंदी का प्रयोग आप कर रहे हो वो हमारी वर्तमान हिंदी है। वर्तमान मतलब ऐसा समय जो चल रहा है, तो वही प्रश्न बना है, कह रहा है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ठीक है, पहला है अवधि। अवधि का प्रयोग पहले किया जाता था, यानी अगर बात करें अवधि का प्रयोग अब भी किया जाता है हमारे अवध क्षेत्र में, लेकिन पहले इसमें क्या लिखा गया है? राम काव्य लिखा गया है। क्या लिखा गया? राम काव्य लिखा गया है। फिर इसके बाद है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का प्रयोग भी किया गया है, किस काल में किया गया है? तो ये किया गया है मध्यकाल में, है ना, मध्यकाल में। अवधि का प्रयोग भी किस काल में हुआ है? मध्यकाल में हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद है साथियों खड़ी बोली। खड़ी बोली, हाँ ये प्रश्न हमने आपको कराया कि अधिकतर आज भी सबसे ज्यादा जिस बोली का प्रयोग किया जाता है, आज भी हमारा हर नागरिक कह सकते हैं उत्तर भारत का, या अधिकांश मध्य भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत को छोड़कर काफी एरिया हमारे दक्षिण भारत में भी ऐसे हैं जहां पर खड़ी बोली का प्रयोग लोग करते हैं आराम से। ठीक है, लेकिन कई हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जैसे पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर में तो इंग्लिश भाषा मुख्य है, लेकिन वहां भी खड़ी बोली लोग बोलते हैं। हमारे चाहे किसी भी क्षेत्र का इंसान हो, कोई भी, जैसे अगर हम बात करें पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी में अवधी वघेली छत्तीसगढ़ी आती है ना, लेकिन वहां भी लोग, अधिकांश लोग किसका प्रयोग करते हैं? खड़ी बोली, क्योंकि इस बोली को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस बोली को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, खड़ी बोली को। जो हम बोली अभी बोल रहे ना, ये मेरी खड़ी बोली है। और जैसे आपने सुना होगा खा लो, पी लो, जाए कहाँ चले गए, तो ये सब जो है, ये जो बोलियां हैं, ये पार्टिकुलर किसी स्थान के बारे में दर्शाती हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे अगर आप हरदोई साइड गए होंगे तो वहां की बोली अलग है, आप कभी पूर्वांचल जाइए वहां की बोली अलग है, आप कभी अगर दक्षिण भारत गए होंगे तो वहां की बोली अलग है ना। तो ये सब बोलियां अलग है, लेकिन आजकल हिंदी का वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान समय में सबसे अधिक किस बोली का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए साथियों, सबसे ज्यादा जिस बोली का प्रयोग किया जाता है वह है हमारी खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। ठीक है, चलिए खड़ी बोली, हाँ एक प्रश्न और बनेगा, खड़ी बोली किसका पार्ट है? तो याद रखिएगा पश्चिमी हिंदी का भाग है। किसका भाग है? पश्चिमी हिंदी का भाग है। अगर पूछा जाए किस अपभ्रंश से निकल कर आया है, तो साथियों अपभ्रंश है हमारा सौर सेनी। कौन सा है? सौर सेनी। ठीक है, खड़ी बोली का पहले नाम, खड़ी बोली का पहले नाम स्टार्टिंग में कौरवी था, और ये कहाँ बोली जाती थी? इसका साथियों गढ़ था कुरुक्षेत्र। कौन सा था? कुरुक्षेत्र इसका सेंटर था। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। इस प्रश्न को अभी हमने पीछे बताया था। क्षेत्रीय भाषा, बच्चा क्षेत्रीय भाषा अलग होती है,
ठीक है, क्षेत्रीय भाषा अलग होती है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। जैसे पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी की ट्रिक क्या थी, ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो क्या पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ी पूछ रहा है ना, तो राइट विकल्प आपका ए हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो यहाँ क्या था साथियों, बाम्बू को कब्र, बाम्बू को कब्र, पांगरू, बुंदेली, कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा। ठीक है, पहाड़ी हिंदी की बात करें तो कुआंगढ़, कुआंगढ़ मतलब कुमाऊनी गढ़वाली। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो मामा जमे, मामा, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरिया, मेवाती। ये राजस्थानी हिंदी की है। यहाँ पर राइट विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। यानी विकास की दृष्टि से जो हमारी भाषा प्राकृत से पहले आई, प्राकृत से पहले आई, उसको क्या नाम दिया गया। तो साथियों सबसे पहले हमारी आई थी आर्य भाषा। क्या आई थी, प्राचीन आर्य भाषा आई थी। आर्य भाषा के 3 टुकड़े किए गए। सबसे पहला था प्राचीन आर्य भाषा, फिर था मध्यकालीन आर्य भाषा, और साथियों तीसरे नंबर पे था हमारा आधुनिक कालीन आर्य भाषा। आधुनिक कालीन आर्य भाषा है ना। तो यहाँ पर प्राचीन आर्य भाषा में मुख्य भाषा हमारी संस्कृत थी, और संस्कृत के आधार पर इसके 2 पार्ट हुए थे। सबसे पहले था आपका वैदिक संस्कृत जो वेदों में प्रयोग हुआ, दूसरा था साथियों आपका लौकिक संस्कृत जो कि संस्कृत भाषा के रूप में जाना गया। इसी का प्रयोग आज भी हम संस्कृत के रूप में करते हैं, संस्कृत भाषा का प्रयोग। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के 3 टुकड़े हुए। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के 3 टुकड़े हुए। सबसे पहले को कहा गया प्रथम, एक सेकंड, इसको साथियों कहा गया प्रथम प्राकृत काल, प्रथम प्राकृत काल। ठीक है, इसको कहा गया द्वितीय प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल। और तीसरे वाले को क्या कहा गया, तीसरे वाले को कहा गया तृतीय प्राकृत काल। ठीक है, तो जो प्रथम प्राकृत काल की भाषा थी, प्रथम प्राकृत काल की भाषा थी आपकी क्या थी, एक सेकंड, प्रथम प्राकृत काल की भाषा क्या थी साथियों, यहाँ पर जो भाषा थी वो आपकी थी पाली। ठीक है, दूसरी द्वितीय प्राकृत काल की भाषा क्या थी, प्राकृत थी, और तृतीय प्राकृत काल की भाषा क्या थी, अपभ्रंश थी। तो यहाँ पर पूछा गया है पाली प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था, प्राकृत की पूर्वकालीन यानी प्राकृत से पहले। तो प्राकृत से पहले क्या आई, पाली आई। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका ए हो जाएगा। पाली भाषा का प्रयोग किसमें किया गया, तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों में। किसमें, महात्मा बुद्ध के उपदेशों में, यहाँ पर हम कह सकते हैं, या दूसरा किसमें, बौद्ध धर्म के उपदेशों में, बौद्ध धर्म ग्रंथों में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और पाली से पहले संस्कृत थी। और अगर हम बात करें हिंदी कब आई, तो अपभ्रंश से निकलकर हिंदी आई थी, अपभ्रंश से निकलकर हिंदी आई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। तो हमारे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करिए, पूछा गया है पश्चिमी हिंदी। क्या पूछा गया है, पश्चिमी हिंदी। तो हमने आपको ट्रिक बताया है बाम्बू, बाम्बू को कब्र, यानी बा मतलब हो गया बांगरू, बांगरू को कहा जाता है हरियाणवी। क्या कहा जाता है, हरियाणवी। ठीक है, इसको हम बांगरू या हरियाणवी कह सकते हैं। बू से हुआ आपका बुंदेली। क्या हो गया, बुंदेली। कौ से हो गया आपका कौरवी। क्या हो गया, कौरवी। इसी को कहते हैं खड़ी बोली। क्या कहते हैं, खड़ी बोली। का से हो गया आपका कन्नौजी। का से हो गया कन्नौजी। और ब्रा से हो गया साथियों ब्रज भाषा। क्या हो गया, ब्रज भाषा। तो पहला लिखा है कन्नौजी
अवधि होगा नहीं क्योंकि अवधि किसकी है, पूर्वी हिंदी की है। ब्रज लिखा है, बघेली होगा नहीं क्योंकि ये भी किसकी है, पूर्वी हिंदी की है। छत्तीसगढ़ी नहीं होगा, बांगरू है, हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बांगरू है, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ी किसकी है, तो ये साथियों पूर्वी की है। ठीक है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, ये विकल्प आपका बी विकल्प राइट चला जाएगा। देखिए ये चीजें आपको हूबहू आती होंगी, अगर आपने डेली क्लास ली है तो हमसे पहले आपका आंसर आ चुका होगा, ये हमें आज पूरी उम्मीद है। बहुत बढ़िया शिवितानंद मिश्रा जी, और हमारे कई साथी हैं, सोनम है, कप्पू है, मुकेश, शिवितानंद मिश्रा, ऋचा कुशवाहा, बबीता, वंदना, राधा, नीरज, कोमलपाल, प्रियंका राय, आकांक्षा, नमता, विदु किरण, नीरज, प्रीति पुरोहित, राधा सोनी, जिया राणा, एच.एस. नितेश, अमृता शुक्ला, सुबी श्रीवास्तव, मोनिका राय, है ना। हमने काफी देर बाद आपका आंसर पढ़ा, लेकिन आप सभी ने बहुत पहले दे दिया था। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। हिंदी के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, तो पहला है आदिकाल, आदि हजारे, यानी आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। चारण काल, चारण काल की बात करें तो चारण काल हमने आपको बताया था, चार संधि की, राम कुमार ने चार संधि की, एक तो वो चारण काल था, है ना। और महाबीज चार गिराए, देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन पूछा जा चुका। अगर आपसे पूछा जाए चारण काल व संधि काल, चारण काल व संधि काल, है ना, तो हमने इसमें आपको क्या बताया था, राम कुमार ने क्या बताया था, राम कुमार ने चार से चारण काल, चार संधि की, यानी राम कुमार ने कहा था चारण काल व संधि काल। ठीक है, जबकि महाबीज चार गिराए, महाबीज चार गिराए, तो अगर बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, बीज बपन काल। चार से चारण काल किसने कहा था, ग्रियर्सन ने। तो चारण काल कहने वाले कौन थे, ग्रियर्सन थे, है ना। वीर गाथा काल आदि हजारे ने रामचंद्र की, यानी रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, वीर गाथा काल कहा। अपभ्रंश चंद्र सीधी राह चलो, तो अपभ्रंश काल किसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। अगर यहाँ पर पूछे सिद्ध सामंत का सीधी राह चलो, तो सीधी राह चलाने वाले कौन थे, राहुल सांकृत्यायन। क्या थे, राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या हो जाना है साथियों, राइट विकल्प आपका हो जाएगा सी, राइट विकल्प आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है वीर गाथा काल का कवि नहीं है, तो साथियों चंद्रवरदाई जो थे वो रासो साहित्य से रिलेटेड थे, याद रखिए। जगनीक थे वो भी रासो साहित्य से रिलेटेड थे। मधुकर हमारे अन्य में आते थे, मधुकर किस में आते थे, अन्य में आते थे। अगर हम बात करें नामदेव की, किसकी, नामदेव, नामदेव किसके थे, भक्ति काल के थे, किसके थे, भक्ति काल के थे। नामदेव के गुरु का नाम, नामदेव के यहाँ अगर बात करें तो इनके साथियों गुरु का नाम था विठलनाथ। क्या था, विठलनाथ था। इन्होंने विठलनाथ को अपना गुरु माना था और उनकी आराधना की थी, उन्हीं की आराधना की थी। नामदेव की एक रचना है, नामदेव की एक रचना है जिसका नाम था तीर्थावली। किसके क्या नाम था, तो इनकी रचना का नाम था साथियों तीर्थावली। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या जाएगा, आपका राइट ऑप्शन जाएगा बी। ठीक है, अब देखिए जगनीक ने क्या लिखा है, परमाल रासो। जगनीक की रचना परमाल रासो, यहाँ पर लिख लीजिएगा परमाल रासो। ठीक है, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो सभी को पता होगा। और साथियों अगर हम बात करें मधुकर कवि की, मधुकर कवि भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मधुकर से प्रश्न बन जाता है, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो मधुकर कवि ने क्या लिखा था, जय मयंक जस चंद्रिका। आप आंसर करिएगा मधुकर कवि ने क्या लिखा है, तो याद रखिएगा जय मयंक जस चंद्रिका, जस चंद्रिका। ठीक है, तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका नामदेव हो जाएगा क्योंकि ये भक्ति काल से है, बाकी सभी आपके किस काल से, बाकी सभी आपके आदि काल से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार। ये भाई ये तो आप चीटिंग हो गई, ये तो आपको हिंट मिल गई, तो आप बता ही लोगे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, देखिए
ये हिंट कुछ नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन हम इससे कोरिलेट करके क्यों लाते हैं ये आप समझिए। एक बार अगर आपने ध्यान से 4 ऑप्शन पढ़े होंगे तो दूसरे का आंसर आप तुरंत दे लोगे, क्योंकि अक्सर हमारे माइंड में बाकी टीचर्स एक इमेज बना देते हैं कि जो ऑप्शन सही है उसके विषय में ही पूरा बता दो। दूसरे से आप भाई जब तुलना नहीं करोगे तो आप कैसे सीख पाओगे। तो यहाँ पर इसीलिए हमने आपको चारों ऑप्शन से दे दिया है जो आप ज्यादा सीख सकते हो, तो हम आपको चारों विकल्प देते हैं। लेकिन जब कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है तो वहां पर आपको बता देते हैं कि आपको कैसे इसका आंसर निकालना होगा। तो यहाँ पर दिया है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो आपने क्या कर दिया, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई कौन थे, तो पृथ्वीराज के ये जो थे साथियों वो पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। इनके विषय में फेमस पंक्तियां कही जाती हैं। 4 वांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये साथियों चंद्रवरदाई ने हिंट दी थी पृथ्वीराज को, क्योंकि पृथ्वीराज को शब्दभेदी बाण चलाना आता था, या शब्दभेदी कह सकते हैं हम अनुमान लगाना आता था। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं जगनिक की। तो जगनिक में क्या लिखा है, परमाल रासो। क्या लिखा है, परमाल रासो। अब इसी परमाल रासो में आला खंड दिया है। क्या दिया है, आला खंड दिया रहता है। आला कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आला क्या था, आला और उदक दो पहलवान थे, है ना, सुना होगा उनके विषय में। आगे बात करते हैं विद्यापति। विद्यापति को क्या कहा जाता है, पहला गीतकार कहा जाता है। पहला गीतकार कहा जाता है। इन्हीं को साथियों मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल कहा जाता है। जबकि अगर हम बात करें जयदेव को कहा जाता की प्रसिद्ध का कहते हैं रचना है गीत गोविंद। ठीक है, तो सारी चीजें याद रखिए, यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कबीरदास की भाषा थी। कबीरदास की भाषा क्या थी, पहला विकल्प है ब्रज, कन्नौजी, सद्दुक्कड़ी, खड़ी बोली। तो कबीरदास किस काल से थे, तो ये तो पढ़े लिखे ही नहीं थे। ये तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, तो ये जिस जगह जाते थे उस जगह की भाषा सीख लेते थे, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे नहीं। तो जिस जगह जाते थे उस जगह की भाषा सीख लेते थे। साधुओं के बीच में रहते थे, इसीलिए इनकी भाषा सद्दुक्कड़ी थी। साधु थे ना, क्योंकि ये किस ज्ञान मार्गी के शाखा थे, ज्ञान मार्गी की शाखा के कवि थे। इन्होंने क्या किया, ज्ञान देने का कार्य किया। जो ज्ञान देने का कार्य करता है वो संत कहलाता है। तो ये संतों के बीच में रहे, इनकी भाषा सद्दुक्कड़ी थी। दूसरी अगर बात करें तो ये जगह जगह पर जा के इन्होंने उपदेश दिए, इसलिए इनकी भाषा पचमेल खिचड़ी भी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, पचमेल खिचड़ी भी मानी जाती है। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा सद्दुक्कड़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तमिक महिमारी, डोलत धरनि सभा पद खसे, भजे भाजी भय मारुत ग्रसे। यानी ये जो पंक्तियां हैं ये तो सभी को पता होंगी। ये साथियों किससे है, आपके रामचरितमानस से हैं। किससे हैं, रामचरितमानस से हैं। ये तो आपने चलो लिखा दिया, रामचरितमानस से है। अगर बात करें रामचरितमानस को लिखा किसने है साथियों, तुलसीदास ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है, तो साथियों इसको वैशवाड़ी अवधि में लिखा गया है। किसे, वैशवाड़ी अवधि में लिखा गया। यानी वैशवाड़ी अवधि क्या है, अवधि भाषा का तत्सम रूप है। अवधि भाषा का तत्सम रूप है वैशवाड़ी अवधि। तो वैशवाड़ी अवधि में इसको लिखा गया है, वैशवाड़ी अवधि में इसको लिखा गया है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये पंक्तियां किस पर लिखी गई हैं, यानी किसके विषय में वर्णन कर रही हैं, तो साथियों इसमें वर्णन है अंगद का। इसमें वर्णन किसका है, अंगद का। ध्यान दीजिएगा, कट कटान कपि कुंजर भाई, कट कटा के, यानी जब गुस्सा आता है ना तो बच्चे कटकटाने लगते हैं अपने दांत, है ना, तो इस तरह से कटकटाते। कपि, कपि कहते हैं बंदर रूप के। ठीक है, तो अंगद एक बंदर की तरह, क्योंकि पूंछ था, बाल ही थे, अंगद थे, इनके सबके पूंछ थी। तो यहाँ पर क्या कहता है, कटकटान, वो जो कपि था वो कटकटा के दौड़ता है, कुंजर भारी, और बहुत देखने में भारी लगता है। दुहु, दो, भुज दंड भुजाओं, वो दंडे रूपी भुजाओं को भुजदंड किसे कहते हैं, ऐसी भुजाएं जो दंडे के समान हो। दोनों दंडे जैसी भुजाओं को तमक की मही मारी, तमक की मतलब तमक कर, यानी जोर से, मही मारी जमीन पर मारते हैं।
डोलत धरन, धरा जो होती है उनके मारने से धरा डोलने लगती है, डोलत धरन। ये अर्थ आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये चीजें जो है वो अलंकार में, ये चीजें रस में बहुत काम आती हैं। एक एक का अर्थ आपको वहां निकालना पड़ता है, तभी तो आप रस बता पाओगे, है ना। तो चीजों को ध्यान से सुनिए और समझिएगा। भाई क्या है, चलिए भाई पता नहीं, चले भाज डोलत धरन, जो धरा होती है वो डोलने लगती है। सभा पद खसे, सभा पद यानी जो सभा में बैठे थे वो धीरे धीरे खसकने लगे डर की वजह से। चले भाज भय मारुत ग्रसे, और जो मारुत यानी हवा होती है वो भी डर की वजह से क्या होती है, भाग कर चलने लगती है। ऐसा माना जाता है कि वो अपने ग्रास होने की वजह से डरकर भागने लगती है। तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। हाँ, एक प्रश्न ये याद रखिए, जो तुलसीदास है उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया था, जायसी ने भी अवधी भाषा का प्रयोग किया था, लेकिन इन्होंने अवधी का ग्रामीण रूप प्रयोग किया है, जबकि साथियों तुलसीदास ने अवधी का तत्सम रूपी प्रयोग किया है, तत्सम रूपी प्रयोग किया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ए चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है शिवा बावनी के रचनाकार हैं, शिवा बावनी के। तो शिवा बावनी का अगर बात करें जाए, ध्यान से सुनिएगा। पहला है पद्माकर, भूषण, केशव, जगनी। केशव को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत। इन्हीं को कहा जाता है अलंकारवादी कवि। क्या कहा जाता है? अलंकारवादी कवि कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम देख रहे होंगे भूषण का, भूषण का पूरा नाम है साथियों शिवराज भूषण। क्या नाम है? शिवराज भूषण इनका पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है शिवराज भूषण। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक तो लिखा है शिवराज, ऐसे आप याद करिए। खैर ये तरीका नहीं है, आपको याद कराने की वजह से बता रहे हैं। तो शिवराज भूषण ने पहली रचना तो अपने नाम पर ही लिख दी। पहली इनकी रचना कौन थी? एक इनकी रचना है शिवराज भूषण, ठीक है। दूसरी इनकी रचना है शिवा बावनी, शिवा बावनी। तीसरी है इनकी छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक। हालांकि ये जो रचनाएं हैं इनकी, ये शिवाजी, शिवाजी है ना, जो मराठा से रिलेटेड है शिवाजी, इन पर इन्होंने ये रचनाएं लिखी थी। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी चला जाना है, राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि थे। फटाफट आंसर करिए भाई, आंसर करिए। इधर उधर इन सभी चीजों को छोड़कर भाई ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले। तो छंदों की परिधि, छंद की बात करें, ध्यान दीजिएगा। छंद की बात करें तो पहले दो तरह के छंद थे, एक तो था वार्णिक और दूसरा था साथियों मात्रिक। क्या था? वार्णिक और मात्रिक। यानी प्रत्येक छंद या तो वर्णों में लिखा जाएगा या तो मात्राओं में लिखा जाएगा। यानी अगर कोई कविता की जा रही होगी तो या तो वर्णों को गिनकर की जा रही होगी या मात्राओं को गिनकर की जा रही होगी। तो दो तरह के छंद थे, वार्णिक और मात्रिक। लेकिन जैसे ही समय परिवर्तित हुआ, समय आगे बढ़ता चला गया, एक यहाँ पर एक कवि आए थे जिनका नाम था निराला, है ना, निराला। तो निराला ने क्या किया? निराला ने एक रचना लिखी थी जूही की कली। क्या लिखी थी? जूही की कली। जब इन्होंने जूही की कली लिखी, उसमें ना तो इन्होंने वर्णों की मात्रा का ध्यान रखा, ना तो इन्होंने वर्णों की मात्रा का ध्यान रखा, ना साथियों इसमें ना तो दोनों एक साथ लिखे, ना तो इन्होंने वर्णों की संख्या का ध्यान रखा, ना इन्होंने मात्राओं की संख्या का ध्यान रखा। यानी इन्होंने ये जो रचना थी वो अपने ऐसे ही लिख दी, अपने मुक्त मन से लिख दी। और इसी रचना को इन्होंने नाम क्या दिया? इसी रचना को इन्होंने नाम दे दिया कि इनकी जो रचना है वो मुक्तक रचना है। कैसी है? मुक्तक रचना है, जो वर्णों और मात्राओं से मुक्त है। इसीलिए एक नया छंद बन गया जिसको कहा गया मुक्तक छंद। यानी मुक्तक छंद में ना वर्णों की संख्या का ध्यान रखता है ना मात्राओं की संख्या का, उसको मुक्तक छंद कहते हैं। जिसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। इन्हीं को साथियों दुखी आत्मा कहा जाता है, दुखी आत्मा कहा जाता है। इन्हीं को विद्रोही कवि कहा जाता है, विद्रोही कवि कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है तितली किसकी रचना है? तितली
किसकी रचना है? पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों याद रखना, जो तितली जो रचना है वो किसकी है? तितली रचना साथियों जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ये फेमस रचना है, तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है वो चिंतामणि है। हालांकि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ये भी इनकी फेमस रचना है क्योंकि पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। श्याम सुंदर दास की बात करें तो इन्होंने साथियों लिखा है साहित्यालोचन, है ना? क्या लिखा है? साहित्यालोचन। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है साहित्यालोचन। ठीक, आगे बात करते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा और सुमन, है ना? काव्य मंजूषा और सुमन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है सरस्वती, सरस्वती। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका पहला विकल्प जाना है। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। अतीत के चलचित्र, बहुत बढ़िया है। देखिए इसमें आपको नए फैक्ट क्या क्या मिलेंगे। जब आपने देखा अतीत, अतीत मतलब जो भूतकाल है, बीत गया, उसमें चलचित्र यानी चलचित्र किसको कहते हैं? जैसे चलचित्र पहले जो सिनेमा होता था उसको चलचित्र कहा जाता था। तो ये साथियों जो चलचित्र है, अतीत के चलचित्र, ये है क्या? ये साथियों एक रेखा चित्र है। ये क्या है? एक रेखा चित्र है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए अतीत के चलचित्र क्या है? रेखा चित्र है। इसको किसने लिखा है? तो साथियों इसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। और महादेवी वर्मा इसमें साथियों 11 चरित्रों का परिचय करवाती हैं। 11 चरित्रों का परिचय करवाती हैं इसके माध्यम से, अतीत के चलचित्र के माध्यम से। तो ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इन्हें साथियों आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जो महादेवी वर्मा थी उनको 1982 में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं, चलिए भाई, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, दूसरों को समझा समझा के लाते हैं। ठीक है, चलिए, खैर अभी थोड़े दिन की दिक्कत है। जब हमारे साथियों को इस चैनल के विषय में पता चल जाएगा तो वो आने लगेंगे अपने आप, फिर आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए लिखा है आंचलिक रचनाएं। तो आंचलिक से हमें क्या मिलता है? आंचल प्लस एक। आंचल की बात करें तो आंचल होता है साथियों क्षेत्र विशेष। क्या होता है? क्षेत्र विशेष, है ना? तो आंचलिक रचना में जो फेमस रचना है वो कौन सी है? वो है साथियों आपका मैला आंचल। वो रचना कौन सी है? मैला आंचल है, जिसको किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु ने। फणीश्वर नाथ रेणु इनका उपनाम है। तो इसको लिखने वाले कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु थे। तो जो आंचलिक रचना होती है वो किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष से। किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि। देखिए निर और गुण, निर मतलब नहीं, गुण मतलब आकार। तो इसका अर्थ क्या है? आकार का, जिन्होंने किसी आकार की वंदना नहीं की। यानी यहाँ पर आकार को हम क्या कह सकते हैं? जिन्होंने किसी भगवान की पूजा नहीं की, वो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निर्गुण भक्ति शाखा के कवि कहलाते हैं। अब उसमें साथियों फणीश्वरनाथ रेणु मैलाचल, वेरी गुड। देखिए सूरदास ने किसकी भक्ति की थी? तो आप कहोगे कृष्ण की, बिल्कुल सही। अगर हम बात करें तुलसीदास ने किसकी की थी? राम की थी। केशवदास तो रीतिकाल के कवि ही हैं। ये तो रीतिकाल के कवि हैं, तो ये तो ऐसे ही निकल गए। राइट विकल्प आपका क्या आ जाएगा? कबीरदास चला जाएगा, क्योंकि कबीरदास जी साथियों
निर्गुण शाखा के कवि थे। और निर्गुण शाखा में साथियों ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। किसके थे? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। और जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संत कहलाते हैं। और संतों द्वारा लिखा काव्य क्या कहलाता है? संत काव्य कहलाता है। ठीक है, तो कबीरदास ने भी वैसी कोई रचना लिखी नहीं थी, लेकिन जो इनके शिष्य थे उन्होंने क्या लिख दिया? इनके जो उपदेश थे उनका संग्रह बीजक में कर दिया। बीजे के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक तो साखी है, दूसरा साथियों शबद है, और तीसरा रमैनी है। यानी 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? साखी, शबद, रमैनी। साखी, शबद, रमैनी। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका सी होना है। अगला प्रश्न, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, अगर यहाँ पर ई ऑप्शन होता असाहित, क्या होता? असाहित होता, तो प्रथम सूफी कवि कौन माने गए हैं? असाहित माने गए हैं। और उनकी रचना कौन सी है? हंसावली है। कौन सी है? हंसावली है। अब जब असाहित ऑप्शन में ही नहीं है तो हमें किसको लगाना पड़ेगा? मुल्ला दाऊद को लगाना पड़ेगा। मुल्ला दाऊद की चंदायन, मुल्ला दाऊद की चंदायन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट विकल्प हो जाएगा सी। देखिए जो मुल्ला दाऊद है, मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा का प्रयोग किया था, है ना। इन्होंने अवधी भाषा में प्रयोग किया था, इसीलिए इनको क्या माना जाता है? इनको न मानकर प्रथम कवि असाहित को माना जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जब असाहित नहीं है तो हमें राइट ऑप्शन मुल्ला दाऊद को लगाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। देखिए हमने हिंदी के आपको 4 गद्यकार बताए थे। हिंदी के 4 गद्यकार बताए थे। कौन कौन से बताए थे? आपको लल्लू लाल बताए थे पहले। दूसरे आपको कौन से बताए थे? सदा सुख लाल बताए थे। सदा सुख लाल बताए थे। तीसरे साथियों आपको इंशा अल्लाह खां बताए थे। इंशा अल्लाह खां बताए थे। और चौथा आपको क्या बताया था? चौथा साथियों बताया था सदल मिश्र। क्या बताए थे? सदल मिश्र बताए थे। लल्लू लाल की क्या है? प्रेम सागर है। लल्लू लाल की प्रेम सागर है। सदा सुखलाल की सुख सागर है ना। और इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी है। रानी केतकी की कहानी है। और साथियों सदल मिश्र की क्या है? नासिकेतोपाख्यान है। क्या है? नासिकेतोपाख्यान है। तो ये चारों रचनाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन मान लिए जाएंगे? आपके बी ऑप्शन हो जाएगा लल्लू लाल। क्या हो जाएगा? लल्लू लाल। दूसरी अगर यहाँ पर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा गया था? तो साथियों ये उर्दू में कविताएं जब करते थे तो अपना नाम क्या लिखते थे? रसा के नाम से ये उर्दू में कविताएं करते थे। ठीक है, ये साथियों भारतेंदु युग के प्रवर्तक थे। भारतेंदु युग के प्रवर्तक थे, है ना। भारतेंदु युग के प्रवर्तक थे। इन्हीं की अगर हम बात करें, इनको कहा जाता है मुकरियों का पुनरुद्धारक। मुकरियों व पहेलियों का पुनरुद्धारक, है ना। तो ये सभी चीजें आप याद कर लीजिएगा। राइट विकल्प आपका क्या हो जाना है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यानी जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद को प्रोग्रेसवाद कहा गया, है ना। प्रोग्रेसवाद कहा गया। उसी को साथियों प्रोग्रेसिव काल को ही क्या कहा गया? प्रोग्रेसिववाद को ही उपयोगितावाद कहा गया। क्योंकि जब प्रगति हुई तो प्रगति हुई उसकी उपयोगिता के अनुसार, इसीलिए उसको उपयोगितावाद कहा गया। और उपयोगितावाद कहने वाले कौन थे? नंद दुलारे वाजपेयी थे। ध्यान दीजिएगा। हालांकि कई पुस्तकों में जब आप पढ़ोगे तो इसका आंसर सुमित्रानंदन पंत भी दिया रहता है। तो अगर आपको सुमित्रानंदन पंत और नंद दुलारे वाजपेयी दोनों दिए हैं तो आप सही विकल्प नंद दुलारे वाजपेयी को लगाओगे। और अगर ऑप्शन में नंद दुलारे वाजपेयी नहीं तो आप सुमित्रानंदन पंत को लगा सकते हो। लेकिन जब नंद दुलारे वाजपेयी हो तो इन्हीं को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का, ठीक है। पहला है गबन, रंगभूमि,
मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो साथियों इनका जो अधूरा उपन्यास था, इनका जो मंगलसूत्र था वह इनका अधूरा उपन्यास था। लेकिन बाद में इनके पुत्र जिसका नाम था अमृत राय, इनके पुत्र का नाम क्या था? अमृत राय। बाद में साथियों अमृत राय ने इसको पूर्ण करा और पूर्ण होने के बाद इसका क्या कराया? प्रकाशन कराया। तो अगर प्रश्न पूछा जाए मंगलसूत्र को पूरा किसने कराया? अमृत राय ने कराया। मंगलसूत्र को पूरा किसने कराया? अमृत राय ने कराया। मंगलसूत्र एक अधूरा उपन्यास था किसका? तो ये साथियों प्रेमचंद्र का था। प्रेमचंद्र को कथा सम्राट कहा जाता है, प्रेमचंद जी को कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात आपने याद कर ली। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाएगा, जयशंकर प्रसाद का अगर पूछा जाए, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास, अधूरा उपन्यास तो कौन सा था? उसका था साथियों इरावती। कौन सा था? इरावती। इसका अधूरा प्रकाशन ही कराया गया, इसका अधूरा प्रकाशन ही हुआ है, इसको पूरा नहीं कराया गया है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका पूरा पूर्ण प्रकाशन है इनके पुत्र ने कराया, इसका अधूरा प्रकाशन ही हुआ है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, लिखा है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिएगा, समय भी हो रहा है, जल्दी से आंसर करिएगा। यहाँ पर साथियों हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर और उर्वशी पर। ध्यान दीजिएगा। तो साथियों जब इन्होंने उर्वशी की रचना की, किसकी रचना की? उर्वशी की रचना की। ठीक है, तो उर्वशी की रचना इन्होंने की थी 1972 में। कब की थी? 1972 में। तो इनको साथियों 1972 में, इनको 1972 में ही मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और जो इनकी जो कृति थी वो कैसी थी? प्रबंध काव्य था। क्या था? प्रबंध काव्य था, है ना। इनकी जो कृति थी वो क्या थी? प्रबंध काव्य था। हालांकि इनको एक और पुरस्कार मिला है जिसको कहा जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। पुरस्कार कब मिला है? तो ये मिला था 90 पुरस्कार, ये कब मिला था? 1959 में मिला था। किस पर मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, अध्याय किस पर मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी आई होप। चलिए बहुत बढ़िया, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा, उर्वशी पर। हालांकि देखिए एक प्रश्न और बन सकता, उर्वशी को जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने भी साथियों उर्वशी को लिखा है, लेकिन इनको कोई पुरस्कार नहीं मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो याद रखिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? तो सबसे पहले लिखा था गारसादा तासी ने। किस भाषा में लिखा था? उर्दू भाषा में लिखा था। किस में लिखा था? उर्दू भाषा में लिखा था। तब इसका नाम था इस्तवार, क्या था? इस्तवार दी ला लिटरेचर ऑफ हे हिंदुई, लिटरेचर एंदुई, लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, है ना, ए हिंदुस्तानी, है ना। तब इन्होंने लिखा था इस्तवार दिला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, ये साथियों इन्होंने लिखा था गारसादा तासी ने। ठीक है, क्या किसने लिखा था? गारसादा तासी ने। बहुत अच्छा, किसने लिखा था? गारसादा तासी ने। तो राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। आगे देखते हैं, तो यहाँ तक ही क्वेश्चन होंगे। अगला भी चलिए देखते हैं, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम। पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम किसकी है साथियों? जयसी की है। जो पद्मावत है वो साथियों प्रेमाख्यान, है ना। अगर हम बात करें प्रेमाख्यान, या हम कह सकते हैं सूफी काव्य का
सबसे प्रमुख ग्रंथ है, सबसे प्रमुख ग्रंथ या सबसे बड़ा ग्रंथ है, कौन सा है? सबसे प्रमुख ग्रंथ या सबसे बड़ा ग्रंथ है आपका, जिसको कहा जाता है पद्मावत। तो पद्मावत को किसने लिखा था? जयसी ने लिखा था। पद्मावत को किसने लिखा है? जयसी ने लिखा है। आगे नहीं होगा। तो बस साथियों, आज के लिए इतना ही था। कल जो हमारे साथी नए वॉच कर रहे हैं चैनल पे, वो याद रखें कि अब आपको प्रतिदिन 12 बजे से आना होगा। यहाँ पर हम आपको पहले आपको व्याख्या करवाएंगे, यानी पूरा हम आपको व्याख्या सहित बताएंगे, फिर साथियों इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो प्रतिदिन आना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक 12 बजे ये क्लास आपके लिए ही स्टार्ट की गई है। सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, तो जब कोई फ्री में दे तो ले लिया करो। तो कल मिलते हैं फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई हिंदी की टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। और हाँ, अपने सभी साथियों को अगर नहीं आते तो कुछ दिन आप एक किया करें, शेयर कर दिया करें, उनको लाइक वाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, जिससे जब ज्यादा साथी हो जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपके साथी को पता चल गया तो वो खुद ही अपने आप आने लगेगा। आप इतना सहयोग मेरा करिए, हम आपका सहयोग पूरी तरह से करेंगे। धन्यवाद।